बहुत बहुत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से नव वर्ष पर हार्दिक स्वागत और बधाई आपको बहुत सारा। I love CSK HPKV, transforming Bharat through agriculture. नमस्कार। मंचासीन CSK HPKV के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर HK चौधरी जी, तमाम संवेदिक अधिकारीगण, श्रवण दीर्घा में उपस्थित हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, non-teaching employees, students, ladies and gentlemen, आप सबका आज नव वर्ष के प्रथम दिन में स्वागत है। शिक्षक वैसे तो आजीवन विद्यार्थी ही रहता है, पर विद्यार्थी होने के नाते उन सभी शिक्षकों को प्रणाम, उनके चरणों को प्रणाम, उनके चरणों की धूलि को प्रणाम, धूलि के कण कण को प्रणाम और कणों के अणु को प्रणाम, अणु के परमाणु को प्रणाम, वो परमाणु की नाभि में स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कुल मिलाकर मेरा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम। शुक्र है आप मुस्कुराए, खिलखिलाए। एक बार जोरदार तालियों से अपने खुद का इस्तेकबाल करें। सियाचिन के बराबर ठंडे इस ऑडिटोरियम में आपने और आपकी तालियों की गर्माहट ने तापमान बढ़ा दिया, इसलिए तालियां बजाते रहिएगा। आइए इस सर्द और खुशगवार मौसम में गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं नए साल का। समय के पहिए के साथ तारीख बदलती है, दिन बदलते हैं, सप्ताह बदलते हैं और महीने बदल जाते हैं और इस तरह पूरे साल का मंजर जो है वो निकल जाता है। नया साल और ये कारवां चलता रहता है लगातार। नया साल कुछ यादगार पल अपने साथ ले गया और नया साल नई उम्मीदों के साथ, नई राहों के साथ और नई मंजिलों के साथ अब आपके सामने खड़ा हुआ है। बिगुलकांत सीकरी किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं है। मैं गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के एज ए जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे बुलाया गया है। मुझे 3 मिनट का समय दिया गया है। मैं सबसे पहले तो सभागार में सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के 13वें कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी, अन्य स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, विभागों के विभागाध्यक्ष, छात्रगण, बस तमाम गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के हमारे कर्मचारी महोदय, पिछले वर्ष जो भी कार्य हुए हमें कई सालों से देखने में मिला और ये पहली बार हुआ कि सुबह वैज्ञानिक वर्ग के साक्षात्कार हुए और शाम को उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दी गई। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा कार्य था। मैं गैर शिक्षक कर्मचारी की ओर से कहना चाहता हूँ कि ऐसा भी हमारे कर्मचारियों के बारे में सोचें ताकि वो भी
अब आन से में जो है कर्मचारी पिसता जा रहा है, जो कि पाइपलाइन में काम पड़ा हुआ है उसे तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि हमारा गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों की नियुक्ति की जाए। मैं ज़्यादा न बोलूँगा, मैं यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी दिन प्रतिदिन आपके नेतृत्व में ये जो जारी रहा आपका अभियान, इसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज 1 जनवरी 2022 का स्वागत करने के लिए रखे गए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस नव वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में बोलने का समय दिया। मैं कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक वर्ग, अधिकारी वर्ग, संवैधानिक अधिकारी एवं विद्यार्थियों को नए साल 2022 की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपको नए साल में ढेरों सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य व खूब कामयाबी मिले और आप सभी मिलकर इस विश्वविद्यालय को हमारे जुझारू कुलपति के मार्गदर्शन में ऊंचाइयों पर ले जाए। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर चौधरी इस विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं, जो एक जुझारू व्यक्तित्व के मालिक हैं, ऊर्जावान हैं। बीते साल कोरोना महामारी के दौरान विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सूझबूझ और नेतृत्व का से इस विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन किया और सभी प्रकार के कार्य जो थे वो सुचारू रूप से चलाए। हमारी जो फैकल्टी है वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस की, उन्होंने इस पिछले वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है वो जारी रखी। जब लॉकडाउन था उस दौरान भी, चाहे वो हमारी फार्म की एक्टिविटीज हो, चाहे वो वेटरनरी क्लिनिक्स की एक्टिविटीज हो, फीड प्रोडक्शन यूनिट्स हो, सारी की सारी हमारे कुलपति के नेतृत्व में सक्षम रूप से कार्यान्वित की। मैं आभारी हूं डॉक्टर चौधरी जी का कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय में कुछ काफी समय से जो ज्वलंत समस्याएं चल रही थी उनका बड़ी सूझबूझ से निवारण किया। उदाहरण के तौर पर हमारे जो अध्यापक वर्ग था वो दिन प्रतिदिन रिटायरमेंट हो रही थी और हमारा जो संख्या थी वो कम होती जा रही थी। तो जैसे ही कुलपति महोदय ने कार्यभार लिया, उसी दौरान हमारी वेटरनरी फैकल्टी में नई अपॉइंटमेंट्स की और अभी पिछले ही सप्ताह करीब 35 नए अध्यापक जो हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया। इसके लिए मैं कुलपति महोदय का आभारी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से, इसी गति से वो कार्य करते रहें ताकि हमारी ये जो रेशियो है, ये जो फैकल्टी जो रिटायर हो रही है, नई अपॉइंट हो रही है, इसके बीच में जो गैप पड़ रहा था वो गैप कम हो। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से दूं कि हमारी जो फैकल्टी जो अपॉइंट हुई थी 2017 में 18 में, उनका जैसे ही 3 साल का कार्य जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का था पूरा हुआ तो विद इन 6 डेज उनकी रेगुलराइजेशन कर दी गई। तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कुलपति महोदय से कि आने वाले जो हमारे अध्यापक वर्ग है उनका भी इसी गति से रेगुलराइजेशन जब हो तो काफी इंकरेजिंग रहा और सभी ने जो है उसका प्रेज किया और एक क्रेडिट जो है हमारे वी साहब को जाता है, तो इसके लिए हमारे वी साहब बहुत बधाई के पात्र हैं। एक नया सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो हमारे एसोसिएशंस के लोग हैं उनको मौका दे रहे बोलने के लिए। सिलसिला चाहे प्यार का हो या मिलने का हो, ये सिलसिला मेरे ख्याल से जारी रहना चाहिए और इस तरह के सिलसिला से जो है बहुत सारी समस्या जो है
आपस में बैठ करके बात कर करके और उसका समाधान हो सकता है। तो इसके लिए भी हमारे वी साहब जो है बधाई के पात्र हैं। एक अभी शिवानी भी बता रहे थे कि जो हमारे कोटर्नस हमारे जो फैकल्टी थे, साइंटिस्ट थे, उनकी तो हालत ऐसी थी कि कभी उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये हमारा प्रमोशन हो पाएगा। रेगुलाइज तो हुए थे, लेकिन कई सालों से जो है वो उनकी बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन थी और उस मतलब सपने भी नहीं देख पाते थे कि ये प्रोग्राम, ये जो हमारा प्रमोशन है हो पाएगा। लेकिन एक मैंने 3 नवंबर को एक चौपाई पढ़ी थी, वो चौपाई में रिपीट करना चाहूंगा और ये बहुत फेमस चौपाई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इस चौपाई का भी साहब ने काफी इज्जत किया और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये ऑर्डर हम 31 को कर देंगे और इन्होंने रात को 8 बजे जो है ये ऑर्डर कर दिया। तो विश्व की बिग क्लैप तो अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र सभी को मेरी और मेरी कंस्टिट्यूएंसी की तरफ से आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण भी विश्वविद्यालय के प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्रों के द्वारा किए गए कार्यों से बहुत सारे कार्य हमारे सुचारू रूप से चले। इस क्रम में हमने कुछ विश्वविद्यालय परिवार के साथियों को खोया है। मैं अपनी तरफ से उन सब लोगों के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, हमारी कंस्टिट्यूएंसी के मुख्य मुद्दा जो कि 15 वर्ष से लंबित CS का ना होना था, उसका बहुत ही तीव्र गति से हल हुआ है। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जो भी इस क्रम में बच गया है उसका जल्दी ही हल हो जाएगा। दूसरा, हमारी ही कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित ये बात की जो नियुक्तियां थी, प्राय हमने देखा है इससे पहले जो भी नियुक्तियां होती थी उसमें काफ़ी समय लगता था और अब इस महामारी या विकट परिस्थितियों के बावजूद भी जो नियुक्तियों का जो क्रम है वो बहुत अच्छी गति से हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्ष में जैसा कि सब ठीक हो ही जाएगा तो ये और तीव्र गति से चलेगा। विश्वविद्यालय में एक शक्ति और ऊर्जा का संचार हुआ है और मैं एक वैसा उदाहरण देता हूँ जो हालांकि मेरे कॉलेज से लिंक है, पर एक सिंपल सी बात है। जो हमारी डेयरी और पोल्ट्री की सड़क थी वो पिछले 10 साल में दिन में भी व्यक्ति और वाहन के चलने योग्य नहीं थी और अब उसको रात में व्यक्ति और वाहन के चलने योग्य बना दिया गया है। तो इस तरह की जो गतिविधियां विश्वविद्यालय में हुई है, मैं उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन मैं नववर्ष 2022 की शुभ बेला पर आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं तथा सभी के स्वस्थ व मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। नए वर्ष में मेरी मां रूपी विश्वविद्यालय भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, ऐसी प्रार्थना मैं परमपिता परमात्मा से करता हूँ। किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए अनिवार्य होता है कुशल प्रबंधन तथा योग्य मार्गदर्शन, जो कि हमें हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। दूसरी अनिवार्यता होती है जिसमें उस विश्वविद्यालय या उस संस्था में काम करने वालों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, यानी इसको हम नई नीतियों से जोड़कर भी दे सकते हैं। वो कार्य भी अब हमारे कुलपति जी बखूबी व तीव्रता से कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मैं सभी नवनियुक्त अध्यापकों व अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा इस विश्वविद्यालय की उन्नति में उनके सार्थक योगदान की आशा करता हूँ। संविधिक अधिकारीगण, सेनेटर्स, सभी शिक्षक, गैर शिक्षक, कर्मचारी संघों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, शिक्षक, गैर शिक्षक, कर्मचारी बंधु, प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो वर्तमान कुलपति जी का ये बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे संबोधित करने का मौका दिया और वैसे तो मैं स्पीचेस लिखता हूँ हर वाइस चांसलर की, नए वर्ष की, 26 जनवरी की, 15 अगस्त की, अन्य स्पीचेस, लेकिन हमारे वर्तमान कुलपति जी की वाक्पटुता इतनी अच्छी है कि इनके समय में मैंने इनकी कोई भी स्पीच नहीं लिखी।
आप सभी लोग जानते हैं कि कुलपति जी जिस तेजी व तन्मयता से विश्वविद्यालय का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, उससे विश्वविद्यालय में सकारात्मक माहौल है, खुशनुमा माहौल है। सभी वक्ताओं ने कहा आपको दृश्य श्रव्य साधनों व सोशल मीडिया में विश्वविद्यालय एक ब्रांड के रूप में उभरा है और इसकी छवि निखरी है। इसके लिए कुलपति जी का मार्गदर्शन, उनकी व्यक्तिगत रुचि, ये समय निकालते हैं जनसंपर्क के लिए। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यदि 1 मिनट भी मुझे वीडियो बना के देगा तो कई जगह कई दूर तक उसकी पहुंच होगी। और दूसरा ये भी है कि आप सभी लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग रहा है मुझे। और इस वर्ष भी मेरा विनम्र अनुरोध और निवेदन यही है कि विश्वविद्यालय के साथ इसकी आन बान शान को बढ़ा दें। नववर्ष के शुभ अवसर पर संपदा कार्यालय की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं शुभकामनाएं। जैसे कि आपको विदित है कि संपदा कार्यालय इस विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है एवं नवनिर्माण व रखरखाव हेतु उत्तरदायी है। साथ ही किसी भी सरकारी व गैर सरकारी समारोह में संपदा कार्यालय प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में सदैव अपनी सेवाएं देता रहता है। विगत वर्षों में माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन से संपदा विभाग की कार्यशैली में उपयुक्त परिवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप मेरे अधिकारी व कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत व लगन से विगत वर्ष में कई आयाम स्थापित किए हैं। इस वर्ष हमने माननीय कुलपति जी का ड्रीम प्रोजेक्ट अपग्रेडेशन एंड वाइडनिंग ऑफ गेट नंबर 3 को पूर्ण करने का संकल्प लिया है, जिसकी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संपदा कार्यालय का समस्त स्टाफ पूर्ण संपर्ण के साथ विश्वविद्यालय परिसर तथा प्रदेश में स्थित अन्य परिसरों को और सुंदर बनाने हेतु नववर्ष में पूर्ण निष्ठा से कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध। This university at present is having wonderful leadership and the testimony as well as in the past, and testimony of that is we are having a very high ranking at number 14 at the national level, and I personally believe that this ranking can go much higher because I find all components of the university are very serious, working very dedicatedly, and I think whatever the gaps are there, they will be addressed. Like water, let us not let it waste. We have to manage air quality. Let us not pollute it, because the example is our NCR, and that pollution has not happened overnight. It has come gradually. Cleanliness, let us try to keep our surrounding clean as far as possible. Further, in order to bring good productivity, which would matter at every level, we have to have our good health. Let us maintain ourselves in good health. थैंक यू डॉक्टर आदर्श। मैं आप सबको अपनी तरफ से और अपने स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, और मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और शुभमय भविष्य की कामना करता हूं। हिम तरंगोत्सव कार्यक्रम को आयोजित करने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 87 छात्रों ने के लिए न्यू धौलाधार हॉस्टल तैयार किया गया, और बहुत जल्द ही छात्र यहाँ ये हॉस्टल छात्रों के लिए अलॉट किया जाएगा। रुक्मणी हॉस्टल पीजी स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया, और बच्चों को वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। छात्रों की सुविधा और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हॉस्टल में 2 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन उपलब्ध कराई गई। एक और मैं पुनः आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय भविष्य की कामना। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। मैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, इस इंस्टीट्यूशन के कंट्रोलर हूँ। 2 BR फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट
फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज, और हमें ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉई हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल सिचुएशन का कंसर्न है, तो आई थिंक वी आर वेरी मच कंफर्टेबल एंड एवरीबॉडी ऑफ यू इज हैविंग मनी इन योर पॉकेट्स, आई थिंक। और किसी के नहीं है तो आज 3 बजे तक 4 बजे तक और पैसे पड़ जाएंगे एम्प्लॉई। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। मेरे ख्याल में सभी सेक्टर्स में सेटिस्फेक्शन है, चाहे वो हम रिटायरीज की बात करें, चाहे हम अपने स्टाफ और फैकल्टी की बात करें, और अपने चाहे हम स्टूडेंट की, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन है। तो पैसा तो सबकी जेब में है, लेकिन कई बार फाइनेंस को फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक मेजर जो है वो लेने पड़ते हैं इन द ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एनी डिपार्टमेंट। दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज हम समझते हैं कि बिना फाइनेंस के काम चलता भी नहीं है, और हम इसको अपनी फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं कि फाइनेंस इज द फ्यूल ऑफ एग्जीक्यूटिव मशीनरी। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल में पिछले टेन्योर में जब से मैंने जहाँ चार्ज संभाला है, तो किसी को फाइनेंशियली कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। तो उसके लिए मैं आप सबका सपोर्ट का और कोऑर्डिनेशन का धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी चाहूँगा कि सभी सेक्टर से हमें सपोर्ट मिलती रहे, क्योंकि विदाउट सपोर्ट वी कैन नॉट प्रोग्रेस। सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स, it is necessary to the progress of any institution. So again, I wish a very, very happy new year to all of you. Thank you. Thank you, Dr. Adarsh. Respected Vice Chancellor, all statutory officers on the stage, my dear friends, a very happy New Year 2022. पिछला साल जैसे कुछ एक वक्ताओं ने जिक्र किया, काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी खराब था। किसी न किसी ने किसी रूप में कोई ना कोई सगा संबंधी खोया। आई होप 2022 में ऐसा कुछ ना हो, और हम फिर सभी जो 19 या 20 स्टार्टिंग में जो था उसी तरह से जीवन यापन करें। आज ये लेके घूम रहे हैं, इससे छुटकारा मिले। और मैं आज की किसी स्पीच के लिए तैयार नहीं था, बस ये तो यहाँ जब बोलने के लिए बोला गया तो मैं माननीय वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफिस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरी कोशिश और मेरे ऑफिस की कोशिश ये रहती है, जो कोई मेरे ऑफिस में आए, मैं उसकी जो मदद विद इन द एम्बिट ऑफ रूल्स कर सकूं करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कुछ लोगों के काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, और उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कानून कहीं ना कहीं आपके उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा होगा। फिर भी जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, नीति आयोग के हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी मेंबर हैं, डॉक्टर रमेश चेयरमैन हैं, अभी मीटिंग भी हुई पीछे। तो जितना भी नेचुरल फार्मिंग का TOR है और TOR 6 and 2 डबलिंग द फार्मर इनकम, वो काफ़ी मेहनत से हमारे कुलपति महोदय ने इनपुट दी। डॉक्टर मल्होत्रा जी भी आए थे, तो इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का इमेज हमारे कुलपति का कितना अच्छा है। तो ये मेरा तो ये मानना है, चाहे कुलपति हो, चाहे डायरेक्टर सर्च हो, या कोई भी स्टैट्यूटरी ऑफिसर हो, काम तभी होगा जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लाएंगे। जैसे डबलिंग द फार्मर इनकम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वैसे ही अगर हम सब टीचिंग, नॉन टीचिंग और साइंटिस्ट मजबूत करेंगे कुलपति का हाथ, तभी ही यूनिवर्सिटी आगे चल सकती है। और हमारे कुलपति महोदय का ये
उद्देश्य है कि हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर आए रैंकिंग और नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहलाए, तो ये प्रयास है। तो इसके लिए जैसे हमारे पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि स्टेशनों का बुरा हाल था, तो स्टेशंस को देखिए, हम पीछे ट्राइबल एरिया में गए, लरी लियो, सांगड़ा, कुकमसेरी, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि जितने भी रिसर्च स्टेशन थे वहाँ कुलपति महोदय ने उनको साइंटिस्ट प्रोवाइड किए। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स में भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को टीचिंग की प्रॉब्लम थी, उनको पूरा किया, CS करवा दी। जैसे डॉक्टर जनार्दन ने भी कहा, कल रात 8 बजे ऑर्डर हो गए, तो कितनी खुशी है। और जो नए बच्चे आ रहे हैं तो कितनी उनको खुशी हो रही है कि हमारी यहाँ नौकरी लगी। आजकल के युग में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अब बात आई हमारे साइंसदानों की। माननीय कुलपति महोदय, देखिए इस साल 2021 में 38 प्रोजेक्ट 18 करोड़ के सबमिट हुए। इसका मतलब हमारे टीचर टीचिंग नहीं कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। दे आर वेरी सिंसियर और मैं बहुत बधाई देता हूँ। नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रसन्नता का विषय है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय में गत 1 वर्ष से बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। इनमें अभी कुछ दिन पहले ही नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति, जो कि एक रिकॉर्ड है, इतने कम समय में एक साथ इंटरव्यू करना और साथ ही नियुक्ति पत्र भी उसी दिन शाम को रिलीज कर देना, ये पहली बार सब कुछ सामने आया है। On unusual, we can say, on the roller coaster sides because of pandemic, but under the dynamic leadership of Honorable Vice Chancellor Sir, this year we did a lot in different areas, like the appointments, जैसे हमारे कॉलेज में 3 अभी ज्वाइन किए हैं, अभी इसी मंथ किए ज्वाइन। Then the renovations, आप इसको देख सकते हो, जब आप कॉलेज की तरफ को कोई विजिट कर सकता है, जो 1 साल में 1.5 साल में रेनोवेशन उसमें हुई है, जैसे व्हाइट वॉश हो, चाहे पेंट हो, चाहे कोई भी रेनोवेशन उसमें देख सकते हो, तो बहुत सिग्निफिकेंट आप उसको देख सकते हो। तो वो इसी टाइम में ही काफ़ी मैक्सिमम हुई है, अभी चल भी रही है, और कुछ टेंडर्स भी हो गए हैं जो अभी आगे होने जा रहे हैं। ऐसे हम आई विश यू every success in this year, and I hope that you, especially the students, will find joy and success in life and prepare for important assignments to achieve the success in every sphere in the years. I once again wish you all a very happy, healthy, peaceful, prosperous, successful and wonderful year 2022. And Associate officers, faculty members, staffs, students, आज का दिन हम बहुत कुछ अपने मन में सजोते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे हम अगले वर्ष, इस वर्ष को अच्छा लेके चलें और पिछला वर्ष जो निकल चुका है उससे बाहर आए। चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन पिछला वर्ष हमारे लिए जो पूरे समाज के लिए बहुत खराब रहा है, तो उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो ये मैं कामना करता हूँ कि ये वर्ष बहुत अच्छा और हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ 1-2 बातें कहना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है ऑनरेबल वाइस चांसलर के मार्गदर्शन में, और 10वां स्थान, अगर हम ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 10वें स्थान पर हम लोग हैं। मैं चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी और ऊपर जाए, मीन्स हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तरफ भी सोचें कि हमें इस तक पहुँचना है, और उसके लिए जिस तरह से
हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी सारे एक स्लोगन मैं जब यहाँ आया था तो उसमें लिखा था लव योर प्रोफेशन और लिव इट इमीडिएटली। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस न्यू ईयर। और मैं चाहूँगा कि आपका जो आने वाला ये जो साल है, आपका जो 2022 है, किसी के आँखों में कोई गम ना हो और आँखें आपकी कभी कोई नम ना हो, जो आगे आने वाला साल है, और उसमें आप अपने को इतना स्ट्रांग बने कि जिससे कि ये साल आपका सबसे बेस्ट Thank you on this auspicious occasion. Let me frankly admit that not many people on the top they like that their junior players should share the rostrum or podium at such an important things. But this makes Professor Chaudhary a little bit unique in his actions, and I know that he is a person who would like to enjoy ice cream only when in the group other people they are also enjoying the ice cream. So thank you, Professor Chaudhary sir, for starting this tradition. Also, moments make memories, and save the very good moments of 2021 and enter into 2022 with the aspirations and expectations of very good and very wonderful memories. I know that today is a day when we will also like to introspect ourselves that what we had done earlier, particularly the last year, although a year is a longer time. Swami Vivekananda once said that every day when you get up in the morning is a new day, is a new life. And then that's a positive point with you, that you can start a new beginning by cleaning your earlier slate. So if we just go back, university's performance last year, as many of people were talking, yes, we stood officially on 14th. And when we compare that, we just take out 4 national institutes, then we are at the 10th level. So that means we are rising up. And for this, every one of us, right from the Honorable Vice Chancellor to the outsourced workers, they are contributing a bit, taking this. This is what we call as a Jan Andolan. बिना जन आंदोलन के इस तरह का राइज करना थोड़ा मुश्किल है. Particularly thanks to the Honorable Vice Chancellor, because he motivates us, he inspires us, and most importantly, he involves so keenly, like a very good leader, that takes all those personal interests and leads us from the front, and which is why I think such an achievements on the university level we can have. विश्वविद्यालय तो माँ है, और मैं तो कहता हूँ विश्वविद्यालय ही नहीं, हमें तो एक जीवन को भी माँ की तरह लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से और कुछ सुना होगा, उसकी गाड़ी बड़ी है, उसका मकान बड़ा है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि उसकी माँ मेरी माँ से अच्छी है. क्योंकि माँ तो कोई भेदभाव नहीं रखती, माँ विश्वविद्यालय है. इसलिए व्हाट इज अनकंडीशनल लव, व्हाट इज अनकंडीशनल सैक्रिफाइस, वो माँ हमें दिखाती, माँ हमें सिखाती है. और इसलिए जब तक हम जीवित हैं, विश्वविद्यालय रूपी माँ हमारा पोषण, हमारे परिवार का पोषण करती है. इसलिए इसको तो नमन करना बहुत आवश्यक है. और आज के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ करें, और इसलिए कि हम एक प्रण लें कि सबके साथ के साथ, सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ और सबके साहस के साथ विश्वविद्यालय रूपी माँ का विकास करेंगे. तभी हमारा विकास होगा, तभी प्रदेश का विकास होगा, और तभी इस देश का विकास होगा. इन शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूं
कि आने वाला समय हम सब के लिए, विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। All statutory officers, heads of departments, scientists, senators, students, non-teaching employees, NTEU, APOTA, VASTA, executive. हमने तो प्रेसिडेंट रिटायरीज यूनियन को भी बुलाया था, आए नहीं। जॉइंट डायरेक्टर IPR डॉक्टर हृदयपाल सिंह, यहाँ उपस्थित मेडिकल ऑफिसर मैं देख रहा हूँ डॉक्टर तुटी, अंजना तुटी पहुँच चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत खूब डॉक्टर मनदीप शर्मा जी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय हमारी माता का एक रूप है। इस मां के श्री चरणों में नमन करते हुए आज नववर्ष की मैं आप सभी को, आप सभी के परिवारों को भरपूर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पौराणिक समय में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, आज उन गुरुकुलों का विस्तार शिक्षण संस्थानों में हुआ। हम सभी जो भी यहां विराजमान हैं, अगर उस पौराणिक समय के साथ आप तुलना करें तो आप सभी किसी ऋषि मुनि से कम नहीं। महात्माओं की तरह, ऋषि मुनियों की तरह, जिस तरह उस समय जंगल में लोग जाते थे और गुरुकुलों में किसी महापुरुष के सानिध्य में रहकर वहां शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण करके शिक्षक बनकर इस तरह से जोत जलाते चलते थे, उस संस्कृति को लेकर धीरे 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 आज हम शिक्षण संस्थानों की ओर अग्रसर हुए। हर क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन हुई, हर क्षेत्र में एक बदलाव आया और विश्वविद्यालयों की संरचना हुई। आज मैं याद करूंगा तक्षशिला और नालंदा, जिन विश्वविद्यालयों ने शुरुआत की और कई महान स्कॉलर्स, यूनसांग, फायान, ऐसे स्कॉलर्स विदेशों से वहां पर पहुंचे और सही मायने में तक्षशिला और नालंदा को एक विश्व के विद्यालय का स्वरूप दिया। उन विश्वविद्यालयों से ये संस्कृति धीरे धीरे दूसरे विश्वविद्यालयों की तरफ गई। हमने, भारतवर्ष ने बहुत दुख सहन किए। ब्रिटिश काल में हम उनके अधीन रहे, अपनी संस्कृति का विस्तार भरपूर तरीके से नहीं कर सके, मगर आज इन 75 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंच गए। आज हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य में भी 6 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और भरपूर कार्य कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की जहां तक रैंकिंग का सवाल यहां बीच में कहा, ठीक है, ICAR को अगर इन्वॉल्व करें तो वी आर 14th, और ICAR को इंक्लूड ना करें
तो वी आर 10th। कम से कम विश्वविद्यालयों में भारतवर्ष में हम टॉप 10 में हैं। विद्या का एक ऐसा महत्व रहा है कि इसके बिना ये जीवन निरर्थक है। मैं हमेशा गीता का हिमायती रहा हूं, उसे पढ़ता रहता हूं, और जब भी कभी मुझे कोई संकट की घड़ी आती है, मैं उसका हल गीता से ही निकालता हूं। आप सभी किसी न किसी ग्रंथ को मानते होंगे, किसी न किसी ग्रंथ को पढ़ते होंगे, और बहुत सारे लोग गीता को भी पढ़ते होंगे। कोई भी क्षेत्र को आप चुनिए, आपको उसका हल वहां मिलेगा। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में मुझे बहुत ही अच्छे वहां कुछ श्लोक मिले। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकार्यम, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी मुझसे उस समय कहते थे कि विद्या आदमी का तीसरा चक्षु है, तीसरा नेत्र है। ये तभी खुलता है जब आप विद्या ग्रहण करते हैं। तो मैं अपने मन में सोचता कि पिताजी गप मार रहे हैं, कभी ये नेत्र मैंने खुलता देखा ही नहीं, यहां तो कोई नेत्र है ही नहीं। जब अगली क्लासों में गए और डीवी कॉलेज चंडीगढ़ जाने का मौका मिला, वहां स्वामी दयानंद सरस्वती जी की किताब एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्लास हमारी लगती थी, और हर शुक्रवार को हवन डाला जाता था। उस वक्त गीता का भी अध्ययन किया जाता था। तो वहां पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि इसका अर्थ क्या है। तो पिताजी से आकर कहा कि आप ठीक कहते थे कि विद्या जो है वो तीसरा नेत्र है, वो तभी प्रज्वलित होता है जब हम विद्या ग्रहण करते हैं। लेकिन आपको कैसे पता? मैं तो चंडीगढ़ में जाकर के पढ़ा, आपको कैसे मालूम? तो पिताजी कहते कि मैंने भी गीता में ही पढ़ा। ये गीता हमारा पिवटल है, धुरी है, केंद्र बिंदु है, इससे हम कभी हट नहीं सकते। विद्यार्थियों के लिए, मेरा आज विद्यार्थी बहुत कम है, न जाने घर चले गए होंगे, लेकिन मैं चाहता था कि सभी विद्यार्थी आज यहाँ इस पहले दिवस पर होते तो बहुत अच्छा होता। चलिए किसी और दिन विद्यार्थियों से फिर से मिलेंगे। मगर मैं कहूं तो ये विद्या के समान कोई आंख नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, राग प्रेम मोह के सिवा कोई दुख नहीं, और त्याग करना जो है उससे बड़ा कोई सुख नहीं। मैं समझता हूं कि हमारा शिक्षक होकर के, जिसमें एक शिक्षक पूरी उम्र भर विद्यार्थी रहता है, हर शिक्षक के अंदर एक त्याग की भावना होती है। शिक्षक ही त्यागी है और कोई नहीं। इसलिए
हमारे गेट नंबर 1 पर जैसे लिखा है, पर्सन विद फ्यू पॉइंट्स इज द रिचेस्ट। यही वो शिक्षक है जिसकी इच्छाएं सबसे कम है। वो अपने शिष्य को ऊंचा उठता देखकर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी खुशी होता है, आनंदित होता है, उसे मजा आता है। ये सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है। सभी कर्मचारियों के लिए गीता में एक ही श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगो वस्तु विकर्मणि। अपनी ड्यूटी करते जाओ, लेकिन उसमें अपने आप को सम्मिलित मत करो कि मुझे फल प्राप्त हो। बिना फल के कोई कर्म करता नहीं, मगर उसमें संलिप्त ना हो। ये भाव जो है, प्रभु ने कहा जिस वक्त आपके अंदर आएगा, समझ लीजिए आप सही मायने में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आप सत्यता में एक कर्तव्य परायण प्राणी हैं। हर राष्ट्र के लिए शिक्षण संस्थान उसकी एक शक्ति होती है। आप किसी भी देश, विकसित देश का नाम लें, वो विकसित देश अपने शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं। मैं काफी समय इंग्लैंड में रहा, वहां एक ही बात सुनने को मिलती थी, हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय से ही सब कुछ चलाते हैं। क्यों? हर विश्वविद्यालय में देखो कितने ही नोबेल लॉरेट भरे पड़े हैं, जिससे पूरे विश्व में उनका नाम होता है। किसी भी राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने शायद ये उदाहरण पहले भी कभी दिया। जापान के क्योटो शहर में जो क्योटो यूनिवर्सिटी है, जहां कई हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड समझौते हुए हैं, उस विश्वविद्यालय में मुझे जाने का मौका मिला और भाषण देने का भी मौका मिला। तो एक छोटा सा विश्वविद्यालय एक छोटे से देश में, जब मैंने वहां पूछा कि इस विश्वविद्यालय का प्रोफाइल क्या है, तो मुझे जवाब मिला कि इस विश्वविद्यालय में 6 नोबेल लॉरेट राष्ट्र के लिए हैं। एक यूनिवर्सिटी 6 नोबेल लॉरेट दे रही है, उससे आकलन उस विश्वविद्यालय का, उस राष्ट्र का किया जा सकता है। मैं समझता हूं जिस राष्ट्र के शिक्षण संस्थान जो है वो मजबूत है, वो राष्ट्र भी मजबूत है, क्योंकि उन शिक्षण संस्थानों से और उसकी शक्ति से वहां के विद्यार्थियों का, वहां के अध्यापकों का तीसरा नेत्र खुल चुका है। वो ज्ञानी हो चुके हैं, वो ऋषि मुनि महात्मा बन चुके हैं, वो जानते हैं, वो संवेदनशील हो चुके हैं, वो अपने राष्ट्र की शक्ति को समझ चुके हैं। मैं ऐसा समझता हूं। हम जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अपनी आजीविका की बात करते हैं, कभी रोजी रोटी की बात करते हैं, तो एक समय था जब हम अंडर 12 थे। आज हम विकासशील हैं और विकसित दिशा की ओर अग्रसर हैं। पूरा राष्ट्र इसमें अपनी शक्ति लगा रहा है। क्या हमें जीविकोपार्जन तक ही सीमित रहना है? जीविकोपार्जन उस वक्त था जब हम अंडर 12 थे, अविकसित थे। जब हम विकासशील हुए तो हमें जीविकोपार्जन से ऊपर उठना होगा। इसी दिशा में आप विकसित देशों की तरफ देखो, जहां एग्रीकल्चर एक फार्मिंग नहीं, एक व्यापार है।
वो व्यापार कैसे बनता है, कैसे वो शक्ति उनके अंदर आती है। मैं नेदरलैंड्स में वागेनिंगन में गया तो वहां मैंने कहा एक ऑर्गेनिक फार्म मैं देखना चाहता हूं। कुछ साइंसदान, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो मुझे वहां लेकर गए। तो जो ऑर्गेनिक फार्म था वो एक प्लांट ब्रीडर चला रहा था। और मजे की बात कि अंदर जितने भी लोग कार्य कर रहे थे, कोई एमएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल नहीं था, एक भी कर्मचारी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का महत्व एक विकसित देश के लिए क्या है। एक विकसित देश तभी विकसित कहलाता है जब उनका हर क्षेत्र शिक्षकों से भरा पड़ा, हर व्यक्ति शिक्षित है, हर शिक्षण संस्थान जो है वो अपने आप में संपूर्ण है। मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गया तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वहां पर उनकी जो चार दीवारी बाहर से देखकर मैं बड़ा हैरान रहा। जिसका डंका पूरे विश्व में है, उसकी दीवारें काली हैं, उनमें कोई आकर्षण नहीं है। एक अंग्रेज से पूछा कि ये आप इसको पेंट क्यों नहीं करते? कहते यही हमारी पहचान है, इसी से पता लगता है ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मैंने उससे कहा कि तुम गलत कह रहे हो, हमारे नालंदा और तक्षशिला का कोई मुकाबला नहीं, वो सबसे पुराने हैं। तो उसने कहा कि वो कहाँ हैं? मैंने कहा वो कसूर हमारा नहीं, मगर हम सबसे पौराणिक हैं, हम सबसे पहले इस व्यवस्था को पूरे इस प्लेनेट पर लाए, जिसकी नकल मारकर आज आपने ये विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। हम उसको बचा ना सके, मगर हमारी संस्कृति पूरे विश्व ने उसको अपनाया है और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय खड़े किए हैं। मैं तो उसे नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस दिशा में आगे बढ़ें और हम भी किसी वक्त भारतवर्ष में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का मुकाबला करें, ऐसी मेरी अंतरंग इच्छा है। हमारे देश की, प्रदेश की अद्भुत शक्ति है। हिमालय ने हमें क्या नहीं दिया। आप जैविक शक्ति की ओर देखो, आप भौगोलिक शक्ति की ओर देखो, मानव संसाधन की तरफ देखो, सांस्कृतिक शक्ति की तरफ देखो। मैं कहता हूं हिमालय जो है वो आयुर्वेद का एक दूसरा नाम है। आयुर्वेद जो अथर्ववेद का उपवेद है, जिसको पांचवा वेद भी मानते हैं, वो हिमालय में बसा है। क्या ऐसा इस हिमालय में नहीं जो हमारी शक्ति नहीं बन सकता, जो पूरे विश्व को एक शक्ति प्रदान नहीं कर सकता? हमारे आयुर्वेद की जितनी भी जरूरतें हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न से नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय पूरा करता है। मैं समझता हूं कि हिमालय और आयुर्वेद आपस में सिनोनिमस है। हमारे हिमाचल प्रदेश की अब बात करें, इसमें किसी भी क्षेत्र में आप देखें, जब हम कृषि के क्षेत्र की ओर देखते हैं तो आप फसलों की तरफ देखो, आप अपनी शक्ति की तरफ देखो। किसानों के पास हमारे हर एक क्षेत्र में 12 जिले हिमाचल प्रदेश के हैं। 12 के 12 जिलों की एक अद्भुत गाथा है। कहीं लाल चावल है, कहीं मक्का है, कहीं राजमाश है, कहीं कुल्थी है, कहीं उड़द है, कहीं जिमीकंद है, कहीं गंडियाली है, कहीं चौलाई है, कहीं भरेसा है, कहीं रतन जोत है।
कहीं काफल है, कई लोग काफल जानते होंगे, कहीं काला जीरा है, कहीं केसर है, कहीं ठांगी है, पांगी की ठांगी, कहीं अखरोट है, कहीं अनार है, कहीं चाय है, कहीं मधुमक्खी है, कहीं पहाड़ी कुकुट है, गद्दी भेड़ बकरियां हैं, ट्राउट है। जड़ी बूटियों से ये हिमालय भरा पड़ा है। इसकी विविधता को जानकर इसकी गाथा को कोई लिख नहीं सकता। हमारे मंडी में, मंडियाली में कई बार कहते हैं जेथी बड़े बसूटी बरे थी आदमी की अमर बड़ा बाइटेक्स नुगुंडो बसूटी बासा बरे बच। These three plants, they are so important. भगवान धन्वंतरी ने इनको उस रेशो में डाला कि जहां पर ये हैं और अगर सही मात्रा में उनको लिया जाए तो व्यक्ति बीमारी से मर नहीं सकता। जाना तो एक दिन है मगर बीमारी से नहीं मर सकता। यानी हमारी अपनी शक्ति कितनी है उसकी पहचान हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से हमें मालूम पड़ती है। क्या हमने उन शास्त्रों का कभी अध्ययन किया? क्या हमने उनका कभी ख्याल किया? आज हम भटक रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, आज हम भटक रहे हैं नई दिशाओं की तरफ, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ। अगर अपनी ही संस्कृति की पहचान करें, अपने ही उन चीजों की तरफ ध्यान दें, वही शक्ति अद्भुत है। आपने जिस दिन एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स वर्कशॉप 28 तारीख को यहाँ थी, उस दिन एक व्यक्ति आशीष नाम का शाहपुर से आया था। उसको मैंने कहा कि क्या भाव अगर लाल चावल बेचते हो? कहता घर से ही पहले 250 था, 350 रुपये किलो बेचता हूँ। उसका घर गगरेट में है, लीज पर उसने शाहपुर में लैंड ली है और वहीं पर वो आकलन करता है कि इतनी पैदावार इस बार लाल चावल की होगी। खड़ी फसल से ही फैसला करके लोग उसके साथ बुकिंग करते हैं ऑनलाइन। 350 रुपये किलो लाल चावल का उदाहरण हमारे नजदीक ही है। क्या ये शक्ति कम है? हमें कहा जाता है कि आप फार्मर की इनकम डबल कैसे करेंगे? कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास है उसे पॉलिश करने की जरूरत है, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत है, उसे दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि हमारे पास ये ताकत है, ये शक्ति हमारे पास नीड है। हिमाचल प्रदेश इन शक्तियों के खजाने से भरा पड़ा है। क्या कभी हमने राजमांस के उस ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट को मुंबई तक पहुंचाया? नहीं। आपका ही ये राजमांस 100 ग्राम 100 रुपए का बिक सकता है। अगर आलू का चिप्स जो है वो अमेरिकन लेस के नाम से जो है वो 1000 रुपए किलो बिक सकता है, तो राजमांस तो एक दाल है, ये तो रोटी है, ये 100 ग्राम 100 रुपए का क्यों नहीं बिक सकता? सिर्फ उसको पॉलिश करने की जरूरत है, सिर्फ उसकी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। उसको हमने कभी चमकाया ही नहीं, कभी हमने उसको सामने लाया ही नहीं। पहाड़ों में राजमांस लग रहा है, लगता रहे, वहां खेती हो रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में हमारा वैज्ञानिकों का बस यही एक काम है कि जो शक्ति एक किसान के पास है उस शक्ति को पहचान करके थोड़ी सी दिशा बदलने की जरूरत है, थोड़ी सी। आप देख रहे हैं कि इतिहास गवाह है। अगर पौराणिक समय में अगर आप जाएं तो कितनी मशीनें थी, कितनी टेक्नोलॉजी थी, कितनी लेबोरेटरीज थी, कितनी बड़ी ताकत एक इंसान के पास होती थी। लेकिन उस वक्त भी नोबेल पुरस्कार मिलते थे, उस वक्त भी लोगों ने E = mc² दिया।
उस वक्त भी ग्रेविटेशनल लॉ दिए गए जब कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो ये टेक्नोलॉजी हमारी मुट्ठी में है, हमारी जेब में पूरी दुनिया है। हम इस ताकत का दोहन कैसे कर सकते हैं? ये अच्छी बात है कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ये अच्छी बात है कि हमारी जेब में ही वो जो मोबाइल है वो हमें अभी बताएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं विश्व भर में, क्या वो काम कोई और उसकी शक्ति को पहचान कर, उसको देखकर क्या ये नया है, हम एकदम अपना आकलन जो है वो कर सकते हैं। कहां वर्षों लगते थे, किताबों को पढ़ना पड़ता था, लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, दुनिया भर की लाइब्रेरीज ढूंढनी पड़ती थी और व्यक्तियों से गलतियां होती थी। लेकिन अब तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मैं समझता हूं इस ताकत को हमें समझना होगा। अपने प्रदेश की विविधता, यहां का खान पान, परिधान, व्याख्यान, बागान, संगीत गायन, लोक गान, नृत्य कला, मेलों की धूमधाम, मिट्टी की अद्भुत पहचान, फसलें, जड़ी बूटियां, वातावरण का करते हैं सब गुणगान। इसी शक्ति में निखार, उपयोग और इसके दोहन के लिए बना है ये शिक्षण संस्थान। आओ हम मिलकर इस शिक्षण संस्थान के माध्यम से इन शक्तियों का दोहन करें। आप सब बुद्धिजीवी हैं, मैं ऋषि मुनि महात्माओं की संज्ञा आपको दे चुका हूं, उससे भी आप बढ़कर हैं। उस समय की व्यवस्था को अगर देखें और आज की व्यवस्था को अगर देखें, जैसे कहा गया कि वर्कलोड बहुत है, मानव संसाधन कम है, तो उन ऋषि मुनियों से भी बढ़कर आप हैं, क्योंकि आपका वर्कलोड ज्यादा है। उस समय के अनुसार आपके पास कार्य बहुत है, फिर भी आप सहनशील होकर उसे कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आने वाले समय में हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना होगा। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी तरफ पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित होगा। आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा। एक किसान को क्या चाहिए? उसे गुणवत्ता भरा सीड, अच्छी ब्रीड और अच्छी फीड एज पर हिज नीड। रेन फेड एग्रीकल्चर, ये बरानी खेती और पानी का संकट, ये हमारे मुख्य इशू रहेंगे। हमें पानी का संकट हिमाचल प्रदेश में कैसे हो सकता है, जहां इतनी बारिश होती है, जहां इतनी नदियां पंजाब, पाकिस्तान और दूसरे प्रदेशों हरियाणा की तरफ जाती हैं। हमें वो संकट कैसे हो सकता है? क्या हमने कभी वर्षा के पानी को दोहन करने की सोची? क्या हमने वर्षा के पानी को संग्रहण किया? इसकी जरूरत होगी। इसकी तरफ हमें अपनी तकनीकों से लोगों का ज्ञान बढ़ाना होगा और बरानी खेती की अंतर्गत हम अगर कुछ क्षेत्र सिंचित कर सकें और वो शक्ति हमारी वैरायटीज के अंदर भी ला सकें कि कम पानी में किस तरह से ये किस्में अच्छी उत्पादकता दे सकती हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हमारी जैविक संपदा, उसका संरक्षण करना हमारा धर्म होगा। अगर जैविक संपदा का संरक्षण हमने नहीं किया तो पूरा विश्व करेगा। पूरे विश्व की आंख नॉर्थ वेस्टर्न से नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय की तरफ है, हमारी जैविक संपदा की तरफ है। हमारी इस जैविक संपदा में वो जीन है, वो गुण है जिसकी जरूरत हमें ही नहीं पूरे विश्व को। इसलिए इसका संरक्षण, संग्रहण एक जगह पर हमें करना होगा। उसकी आवाज मैंने हिमाचल सरकार से उठाई है और हम
बहुत जल्द जर्म प्लान रिसोर्स नेटवर्क एक स्थापित करने जा रहे हैं। कृषि शिक्षा का प्रसार हमें अंतिम गांव तक करना होगा, इसका विस्तार अंतिम गांव तक करना होगा, टैलेंट हंट करना होगा, हमें विद्यार्थियों के अंदर आकर्षण पैदा करना होगा। खेती की तरफ आकर्षण घट क्यों रहा है? क्योंकि हमने आकर्षण पैदा नहीं किया। हम आकर्षण पैदा कैसे कर सकते हैं? मशीनीकरण से, नई तकनीकों से, व्यापारीकरण से, और जैसा उदाहरण मैंने दिया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन घर में बैठकर रेड राइस को 350 रुपए किलो बेचकर, सिर्फ छोटे से पतन की जरूरत है। बस हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, हमारे डॉक्टरल स्टूडेंट्स, दे आर रेडी to move with this venture, to take up this assignment on commercial scale. व्यापारीकरण की बात आज सभी राष्ट्र कर रहे हैं। विकसित देशों में और हमारे में ये फर्क है। विकसित देश शिक्षा को भी उद्योग के रूप में देखता है, खेती को भी उद्योग के रूप में देखता है। हम खेती को जीविकोपार्जन के रूप में देखते हैं। ये जीविकोपार्जन का शब्द हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए और हम खेती को जब कमर्शियल उद्योग के रूप में देखेंगे तो सचमुच हमारे अंदर वो नवा निवेश पैदा होगा। हमारा ब्रेन उस तरह से काम करना शुरू करेगा। हम नए नए हाट सजाएंगे, हम व्यापारीकरण करेंगे और वैश्विक बाजार हम ढूंढेंगे। हमें वैश्विक योग्यता और क्षमता उसको पहचानना होगा। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर किसी चीज की कमी है, कोई कमी नहीं। अभी अभी आपने हिम तरंग उत्सव की बात की, जो बच्चों ने किया, हमारे बच्चों की शक्ति उससे प्रदर्शित हुई। हमारे बच्चों के अंदर कितनी ताकत है, उस सांस्कृतिक विरासत को सामने लाकर उन्होंने प्रदर्शित किया। वो ताकत उनके अंदर छुपी है, सिर्फ निकालने की शक्ति चाहिए, निकालने के लिए एक दिशा चाहिए। हमारे अंदर ताकत बहुत है। हमें हर दिशा में, चाहे एग्रीकल्चर है, वेटरनरी है, कम्युनिटी साइंस है, हमारे बेसिक साइंस है, उसमें हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का भाव पैदा करना होगा कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है, कैसे उस दिशा में सोचा जा सकता है। जब तक उसकी ट्यूनिंग ना होगी, बच्चे उस तरफ अग्रसर ना होंगे। हर व्यक्ति देन विल बी डिमांडिंग द जॉब। वो जॉब ढूंढने में अपनी शक्ति गवाएंगे, जॉब देने में ताकत अपनी नहीं संजोएंगे। ये भाव भी पैदा करना एक शिक्षक का ही काम है, वो भी हमें ही करना होगा। हमारे हर जिले में 12 जिले हमारे हैं और 12 के 12 जिलों में सब में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, चाहे हमारे हैं चाहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं। लेकिन इन सब में हमें हर एक जिला में अपने कृषि विज्ञान केंद्र को या अपने रिसर्च सेंटर को एक मॉडल फार्म बनाना होगा। हमें उस केंद्र की शक्ति किसी एक कम्युनिटी के लिए पूरे राष्ट्र को हमें प्रदर्शित करनी होगी। जैसे उदाहरणार्थ, मैं अभी किन्नौर और स्पीति जो हम होकर आए, तो हर एक केंद्र को हमने जिम्मेवारी दी कि ये केंद्र काला जीरा पर ही काम करेगा मुख्य तौर पर। दूसरा केंद्र ये सीड प्रोडक्शन पर ही काम करेगा मुख्य तौर पर। इसी तरह से तीसरा केंद्र ये नर्सरी उत्पादन का ही काम करेगा मुख्य तौर पर। इस तरह से अगर जिम्मेवारी बांट करके हम मॉडल फार्म बनाएंगे तो मैं समझता हूं
हमारी एक आइडेंटिटी होगी, हर केंद्र की एक पहचान होगी कि ये केंद्र किस तरह से जाना जाए। अभी हाल ही में जिस तरह से हर माह हम इवैल्यूएशन करते थे, उसमें एक जिम्मेवारी मैंने बजौरा के जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र को दी कि एक कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में है जो मंडी को टच करता है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो एक कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो मंडी सुंदरनगर में है। वेयर लाइज द डिफरेंस? कृषि विज्ञान केंद्र मंडी क्यों, कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा क्यों? वो क्यों का आंसर जो है बाहर आपका बोर्ड जो है वो लटका होना चाहिए, बोर्ड पर वो प्रदर्शित होना चाहिए। हम किसी से भिन्न कैसे, हम दूसरों से अलग कैसे हैं, हमारी पहचान क्या है, हम अपने प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, ये पहचान हमें एक मॉडल फार्म के रूप में करनी होगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हिमाचल प्रदेश में या तो सीमांत किसान है या लघु किसान है, 4-5 बीघा से ऊपर जमीन किसी के पास नहीं है। ये 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर के बहुत चंद लोग हैं। लघु और सीमांत किसान होना ये हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति ने निर्धारित किया। अब उसमें किसान क्या करे, ऊंची नीची जमीन है, मशीनीकरण बहुत हो नहीं सकता, उसके लिए हमारे पास क्या मॉडल है, क्या साधन है, वो साधन हमें निर्धारित करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने अनुसंधान नहीं किया, हमने अनुसंधान किया, हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ आए, वो एकीकृत प्रणाली हमने बनाई, मगर क्या वो प्रणाली को हमने कभी किसी किसान के खेत में डेमोन्स्ट्रेट किया? क्या हमने उसको प्रदर्शित किया? उसको प्रदर्शन करने की जरूरत है। उसको प्रदर्शित करके वहां से उसको एग्जाम्पल देने की जरूरत है ताकि इस दिशा में आगे बढ़े। नए वेंचर क्रिएट हों, रेम्यूनरेटिव क्रॉप्स हों, जैसे हम शिटाके मशरूम की तरफ बढ़ रहे हैं। पुराना बटन मशरूम का ईरा गया, अब शिटाके मशरूम की बात है। मधुमक्खी पालन की जहां हम बात करते हैं, कितने लोग हैं, हर किसान के पास मधुमक्खी पालन की व्यवस्था हो। हमारे पास ही वो विरासत है हिमाचल प्रदेश में, हमने ही वो विरासत नगरोटा में तैयार की 1936 से। 1936 से लेकर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं नगरोटा में हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसको हम विरासत फार्म नहीं बना सके। ये भारतवर्ष का मधुमक्खी पालन का विरासत फार्म बहुत जल्द घोषित होने वाला है। यहीं से मधुमक्खी पालन लोगों ने सीखा, यहीं से पूरे भारतवर्ष में मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। सिर्फ जब एपिस मेलिफेरा यूरोप से यहां पर लाई गई तो हम ही कामयाब हुए उसकी कॉलोनीज बनाने के लिए, जो कि भूटान और नेपाल जैसे देश को भी हमने कॉलोनीज दी। लेकिन हम उस केंद्र को ऊपर ना उठा सके, लेकिन आने वाला वक्त बहुत सुंदर होगा हमारा ये विरासत फार्म को पूरा भारतवर्ष जाने का। इसकी चर्चा शुरू है और हमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से इसकी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है। हिमालय के सभी कमोडिटीज को सबकी जिम्मेवारी है कि उसको सामने ला करके उसको रजिस्टर कराना होगा। उसको हमें अगर जीआई बनता है तो जीआई के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। रेड राइस को पहले भी लोग जानते थे, 2012 में डॉक्टर कौशिक ने मेहनत की और उन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर करवाया। धीरे 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 आगे बढ़ करके दूसरे लोग उसमें शामिल हुए। हमारे RWRC केंद्र ने सभी राइस ब्रीडर्स, एंटोमोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, जो भी लोग वहां पर राइस में काम करते थे किसी भी दिशा में, सबने मिलकर के सहयोग से वहां आज जीनोम सीवियर अवार्ड जो है उस कम्युनिटी को दिलवाया और साथ के साथ जीआई के लिए एप्लीकेशन फाइल की। इसी तरह से मक्की के लिए, राजमाश के लिए, उड़द के लिए, कुल्थ के लिए, गढ़ियाली के लिए, जिमीकंद के लिए क्यों ना हम इस दिशा में आगे बढ़े। जैसे ही हम इसका नाम राष्ट्रीय स्तर पर लेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे,
किसान को उसका मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा, उसका आकलन एक अलग तरीके से होना शुरू हो जाएगा और उसकी आमदनी खुद ब खुद कई गुना बढ़ जाएगी। हमें थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा ट्विस्ट करने की जरूरत है और बहुत शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे से आगे हमारे शिक्षण संस्थान, इनमें ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रहेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज से ही हम शुरू करें, मैंने पहले दिन से ये कार्य शुरू किया है और यहाँ कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज या दूसरी कोई ऐसी कंपनीज, उनकी चेयर्स हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि इफ्को की एक चेयर जो है हमारे विश्वविद्यालय में ऑलरेडी है, लेकिन हमने इफ्को का पूरा लाभ नहीं उठाया। इफ्को आज नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के पास पहुंच गया। काश उसकी रिसर्च हम यहां करते, जबकि यहां चेयर थी उसकी। मैं समझता हूं अभी भी देर नहीं हुई है, हम इस दिशा में आगे बढ़ें और कुछ अपने विद्यार्थियों को इफ्को के साथ शामिल करके, मैंने उनसे बात की है। इस तरह से दूसरी कई फर्टिलाइजर कंपनियां हैं या सीड कंपनीज हैं, हाइब्रिड सीड कंपनीज हैं, उनके साथ हमें हाथ मिलाना ही होगा, क्योंकि अकेला विश्वविद्यालय अब खुद अकेला नहीं चल सकता। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उनके साथ हर दिशा में हमें करनी होगी। शिक्षा का स्तर भी तभी बढ़ेगा, विद्यार्थियों के लिए नए अवसर भी तभी प्रदान होंगे, विद्यार्थियों के लिए नए वजीफे, छात्रवृत्तियां भी तभी प्रदान होंगी, तभी मिलेंगी जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ेंगे। ये हरेक साइंसदान का एक जिम्मेवारी होगी कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ सोचे अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप सब मिलकर के अगर इस सोच को लाएंगे, अगर 100 लोग सोचेंगे और 25 भी ऐसे मुकाम आएंगे, तो विश्वविद्यालय की दशा बदलेगी। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं। जब मैंने कॉमनवेल्थ फेलोशिप और दूसरे फेलोशिप लेकर के पीडीएफ करके मैं यहां आया, अपनी शक्ति को संजो करके जब यहां मॉलिक्यूलर सेंट्रीफ्यूगल लैब बनाई, तो मेरे अंतर्मन में यह भाव उठा कि मेरे अंतर्गत काम कर रहे विद्यार्थी कम से कम एक बार विदेश जरूर जाए। क्यों? उसे ज्ञान हो कि विदेश में, विकसित देश में साइंसदान किस तरह से काम करते हैं, कितनी सी जगह चाहिए उसको बैठने के लिए, कितनी मशीनरी उसको चाहिए, कैसा सोच उसका होता है, किस तरह से उनकी कार्यशैली होती है। जब घर आएगा तो वो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि मुझे अब क्या करना है। मैं 20 देशों में गया, वहां की शक्ति को संजो करके इस लेबोरेटरी के अंदर मैंने केंद्रित किया। 22 प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैंने यहां पर चलाए। आज ये हाईटेक मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक सेंट्रीफ्यूगल लैब है। जो काम मैंने इंग्लैंड में किया वो बच्चे रूटीन में आज इस लैब में करते हैं। अगर मैं भारत ना लौटा होता, वहीं टिक जाता और मैं सोचता कि ठीक है मेरा काम हो गया, मुझे फेलोशिप मिल गया, अपने भारत से दौड़ करके मैं वहां बस जाता, तो ये लैब किस तरह से चलती, कैसे वो मौका मिलता। इस दिशा में भी हमें लोगों को रोकना होगा कि भारतवर्ष से जब शक्ति लेकर विदेशों में जाते हैं तो सीख कर उसे घर वापस लाना होगा और यहां आकर अपने घर की, गांव की, जिले की, प्रदेश की शक्ति को उजागर करते हुए उन विद्यार्थियों को कि जो सभी विद्यार्थी बाहर विदेश नहीं जा सकते, उनको यहीं पर वो अवसर प्रदान करने होंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है। ये हम ही इसको कर सकते हैं। इसमें मैं एक उदाहरण देना भूल गया कि उसी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करूं, मॉन्सेंटो का एक फेलोशिप जो पूरे विश्व में चल रहा था, बीचल बर्लॉग फेलोशिप। प्रोफेसर बीचल जो राइस के साइंटिस्ट थे, उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला,
बर्लॉग सभी जानते हैं जिनको नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला। दोनों साइंसदानों के नाम से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अनाउंस हुए। अब होड़ मच गई सभी कंट्रीज में कि हमारा बच्चे को मिले, हमारे को ये फेलोशिप मिले। उसमें युद्ध जो था वो लेबोरेटरीज का था। एक वैज्ञानिक जो है वो लेबोरेटरी से जाना जाता है, ये भी एक विकसित देश की पहचान है। लेबोरेटरी से वैज्ञानिक पहचाना जाता है। लेबोरेटरियों में आपस में होड़ लगी। मैंने सोचा कि हम किसी से कम नहीं, हम भी इस मैदान में कूदेंगे। मैंने भी अपनी एप्लीकेशन फाइल की, जहां कॉमनवेल्थ फेलोशिप करके आया था उसके साथ संबंध किया। एक विकसित देश को साथ जोड़ना होता है। उसमें प्रपोजल बनाई और टेक्सास में उसकी मीटिंग हुई, जिसमें 13 वर्ल्ड फूड प्राइज विनर्स की ज्यूरी बैठती है। उसमें मुझे भी वो फेलोशिप मिला और 64 लाख रुपए लेकर के मैं यहाँ आया। ये एकमात्र एक उदाहरण इस विश्वविद्यालय में है कि इतना बड़ा फेलोशिप किसी पीएचडी स्टूडेंट को मिला होगा। आज वो मेरा विद्यार्थी कपूरथला में साइंटिस्ट है। एक वर्ष उसी लेबोरेटरी में, जिस लेबोरेटरी में मैंने काम किया, इंग्लैंड में वो रहा और उसने जो काम मैंने उसमें निर्धारित किया था वो किया। कहने का भाव कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, आप जागो तो सही, ईश्वर आपके साथ है। हिमालय के इस पहाड़ के इस मनुष्य में, मानव संसाधन में वो ताकत है जो भगवान तुल्य है। हम इतने कष्ट में, ऐसे मौसम में, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में जहां मुश्किलातें हैं, ट्रांसपोर्ट की मुश्किल है, कई और मुश्किलातें हैं जिनका मुकाबला हम मुंबई, मेट्रोपॉलिटन, कोलकाता, इन सिटीज के साथ नहीं कर सकते। उन वैज्ञानिकों के साथ हम अपने आप को इक्वेट नहीं कर सकते, मगर हमारे अंदर जो अंदर शक्ति निहित है उसको अगर हम पहचानें और उसका प्रयोग करें और मनोबल को ऊंचा करें, हम किसी से कम नहीं। मिले जिसमें 13 वर्ल्ड में एक फेलोशिप हमारा भी था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम उस समुद्र में कूदेंगे नहीं तो हम मोती कहां से पाएंगे। उसमें छलांग लगानी होगी। जब हम एक बार इस क्षेत्र में आ गए हैं तो अभी हमें मेहनत करनी ही होगी। अब इसमें नखरे की कोई जरूरत नहीं, अब हमें जोर लगाना ही होगा। जब आपने शिक्षा ग्रहण की है, इस रास्ते पर चले हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा। हमें फार्मर्स नेटवर्क ये बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा सोच आज का एक दिन का नहीं है, ये 42 वर्षों का सोच है। जब मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट घूम रहा था, तब भी यही सोचता था कि किस तरह से किसान को एक स्विच दबाने से हम अपनी पूरी जानकारी वहां उसके गांव तक, अंतिम गांव तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कॉन्वोकेशन के दिन हमने नया वेबसाइट जो है बनाया और उसमें किसान पोर्टल भी बनाया। उस किसान पोर्टल के साथ इन कृषि दूतों को, जो हमने कृषि दूत, हमने ब्रांड एम्बेसडर अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बनाए, जिसका वादा मैंने शुरू के पहले दिन किया था। 51 हम बनाएंगे। 51 का कारण पूर्ण राजत्व। 50 वर्ष हमने पूरे किए। 50 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने 51 कृषि दूत 12 जिलों से चयन किया। अभी हम यहां तक नहीं रुकेंगे, हम इसको 75 करेंगे, क्योंकि अब हम स्वतंत्रता की तरफ राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर जाएंगे और 75 कृषि दूत ऐसे पैदा करेंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जो एग्जाम्पलरी है, उदाहरणार्थ है। और उसका फोटोग्राफ आपने अपनी हमारे म्यूजियम के अंदर देखा होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का उद्घाटन हमने 2 बार उसका करवाया। वही लोग अगर अपने अपने क्षेत्र में 10-10 लोगों को इस तरह से जोड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके एक स्विच दबाने से आपकी जो नॉलेज है, आपका जो प्रसार का माध्यम है, आपका एक्सटेंशन का जो तरीका है, वो कितना फास्ट होगा, कितनी स्पीड उसकी बढ़ेगी। देखिए साहब, एक्सेलरेटर पर पैर मैंने रख दिया है, गाड़ी की जिम्मेदारी अब आपकी है।
मैं इस स्पीड से नहीं रुकूंगा। जितना मेरा वक्त मेरे पास है वो वक्त मैं पूरा एक एक क्षण इसी काम में लगाऊंगा, अपनी पूरी शक्ति, पूरी मेहनत इसी काम में लगाऊंगा कि एक्सेलरेटर से मैं पांव उठाने वाला नहीं। आप मेरा साथ दें, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का माध्यम विश्वविद्यालय में चाहते थे, फिर हमने हमीरपुर की तरफ किया, बड़ा की तरफ, और उसके बाद बिलासपुर। मगर कुछ ऐसी मुश्किलातें उनकी रेडियो स्टेशन से और हमारे यहाँ मिलिट्री स्टेशन से आई, जिसके कारण अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि रेंज चाहे कम हो, लेकिन हर कृषि विज्ञान केंद्र हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जो है वो लाभान्वित हो, ऐसी मेरी इच्छा है। हम बीज की बात करते हैं। एक किसान को, जो शुरू में मैंने कहा, उसके लिए आत्मनिर्भरता हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम किसानों की ये ताकत बख्शते हैं, हम सीड विलेज कंसेप्ट को कागजों में लिखते हैं, सही इसको अमली जामा पहना। अभी हाल ही में हमारे कृषि मंत्री यहाँ थे, वो भी यही चाह रहे हैं और उनका भी यही निर्देश है कि डॉक्टर चौधरी आओ इस दिशा में आगे बढ़ कर के क्यों हम बाहर से सीड मंगाएं, क्यों ना हम घर के अंदर सीड उगाएं। हमारी ऐसी कई क्षेत्र हैं। अगर आप बड़ा बंगाल की बात करेंगे, तीसा की बात करेंगे, जहां ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है, जहां पर कैश क्रॉप्स जो है वो उठाना मुश्किल है, लगाना आसान है, वातावरण अच्छा है, लेकिन वहां से हम उसको उठा नहीं सकते, मार्केट तक पहुंचा नहीं सकते, तो क्यों ना उनको जिम्मेदारी सीड प्रोडक्शन की दी जाए, जिसको कि वो स्टोर भी कर सकते हैं, कुछ दिन रख सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के जिलों को सिंचित कर सकते हैं उससे, सीड से। तो गुणवत्ता भरा सीड किस तरह से किसानों को मिलेगा, इसके लिए प्रदेश में आत्मनिर्भरता पैदा करना, ये भी हमारा एक संकल्प होगा। असहाय पशुधन प्रबंधन, हमारा पशुधन जो सड़कों पर है उसका प्रबंधन के लिए हमारे साइंसदान वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, कौन सी दिशा में हम जाएं कि ये स्थिति हमारी गाय माता की ना हो जो आज हो रही है, वो सड़कों पर ना आए। कितनी स्कीमें हिमाचल सरकार ने बनाई और उनसे लोग लाभान्वित हों, उसके लिए हमें भी अपनी शक्ति हिमाचल सरकार के साथ साझा करनी होगी, हमें भी उनका साथ देना होगा। अभी एक एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा इसमें जोड़ा है कि हमने एबीएस पुणे, जिसका हेडक्वार्टर कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में है, उसके साथ सेक्स्ट सीमन की हमने एक प्राइवेट कंसर्न के साथ पीपीपी मोड में हमने समझौता किया है, एमओयू किया है। और आपको शायद ज्ञात होगा कि मेरे कुलपति कार्यकाल के अंतर्गत 19 एमओयू हमने साइन किए हैं, 19, और आने वाले समय में कितने हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। अभी एबीएस के साथ हमने ये किया है, इसमें उन्होंने 250 स्ट्रिप हमें जो है सेक्स सीमन के दिए हैं, जिसमें कि फीमेल ही हो, मादा ही हो, और नर जो है उसमें गलती 10% की है, वही 10% उतने ही बैलों की जरूरत है। ये बैल सड़कों पर ना घूमे, लोगों के लिए असुरक्षा का कारण ना बने, इसके लिए ये भी एक दिशा निर्धारण है। साइंस इस तरह से भी काम कर सकती है, साइंस इस तरह से भी शक्ति प्रदान करके हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये सेक्स सीमन का एक कार्य है। साइलेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। कई बार हम सोचते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चारे की बड़ी कमी है। अरे साहब, हिमाचल प्रदेश में तो खूब चारा होता है, बरसात के अंदर इतना घास होता है, वो कहां जाता है? क्योंकि उस वक्त हम ख्याल नहीं करते, हमारा किसान उसका प्रबंधन नहीं कर पाता है। मैंने कई बार कई जगह पर जाकर के ये बात पूछी है कि मुझे एक किसान बताओ जो साइलेज का इस्तेमाल करता है। आपको हैरानी होगी कि एक भी नहीं, एक भी नहीं। या तो उसकी वो महत्ता नहीं जानता, या उसको वो बनाना नहीं जानता,
या उसको वो खिलाना नहीं जानता। आई डोंट नो व्हाट्स द सिचुएशन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हम साइंसदान उस किसान की शक्ति बन सकें एक चारे के लिए। छोटा सा एक प्रयत्न हमने विश्वविद्यालय में किया। 25 हेक्टेयर जिसको 66 एकड़ कहते हैं, उस जगह का मैंने भ्रमण किया और वहां पर पिछली बरसात में हमने मक्की चरी उसमें लगाई और इतनी भयंकर फसल हुई। डॉक्टर डोगरा यहाँ बैठे होंगे, बैठे हैं अभी गए, अच्छा चारे के समय बाहर चले गए। तो वो और डीन साहब इसके साक्षी हैं। मैं तो सभी स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स को भी वहां लेकर गया एक बार भ्रमण के लिए। चलिए आपको अपने विश्वविद्यालय का खजाना बताएं। वो है हमारा खजाना, ग्रीन गोल्ड भरा पड़ा था, काटना मुश्किल हो गया था उस चरी को और मक्की को। और उसका साइलो पिट्स, हमारे पास 20 साइलो पिट्स हैं जिसमें से 15 साइलो पिट इन्होंने भरे, उसके साइलेज बनाया और 4500 क्विंटल साइलेज इस वक्त हमारे पास है। ऐसे वक्त में, सर्दियों में, जब हमारे पास हरा चारा नहीं है, वो स्वादिष्ट घास का अचार पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक नई दिशा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली जगह है उसमें आप लगाएं। और अचार बनाने के लिए, उसका जो है साइलेज बनाने के लिए कोई बड़ी शक्ति नहीं चाहिए, छोटा कोई उपकरण नहीं चाहिए, सिर्फ एक व्यवस्था चाहिए, छोटी सी व्यवस्था, छोटी सी शक्ति। बस उसकी तरफ मुख मोड़ें और हमारे किसान जो है वो संपन्न हो जाएंगे। ये साइलेज का जो मसला है, इसको भी उठाने की जरूरत है। ये सब कुछ जो कुछ मैंने कहा, इसको किस तरह से करें। सचमुच हमारे ह्यूमन रिसोर्स की हमारे पास कमी है, मानव संसाधन चाहिए, हमारी लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करना होगा, हमें निश बेस्ड रिसर्च करनी होगी जिससे हमारे लोकल इश्यूज वो रिजॉल्व हो। हमें पीपीपी मोड पर बहुत जल्द जाना होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को अट्रैक्ट करना होगा, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं जिससे हमारे स्टूडेंट्स और हमारे साइंसदान उनका एक्सचेंज हो, वो विदेशों में जाएं और विदेशों से वैज्ञानिक यहाँ आए। ये विश्वविद्यालय कैसे बनेगा जब तक विश्व के लोग यहाँ नहीं होंगे। ये शब्द का अर्थ भी अगर आप करें कि विश्वविद्यालय, ये तभी बनता है जब विश्व की रिप्रेजेंटेशन होती है। हर विश्वविद्यालय के अंदर कुछ ना कुछ फॉरेन के स्टूडेंट्स होना जरूरी है। आई डोंट नो कि यहाँ एक हमारा स्टूडेंट था श्रीलंका से, वो परसों चौथ ही पहुंचा है, ही इज हियर और नॉट। अभी मैंने उसको व्हाट्सएप भी किया था कि वहां पर मौजूद रहना, लेकिन वो भी थोड़ा उदंड पाया गया। और 2.5 वर्ष से धनंजय उसका नाम है, जीवन धनंजय, आप जानते हैं, पकड़ के लाओ उसको अगर है बाहर तो। जीवन धनंजय जो है वो ही इज इन सर्विस कैंडिडेट, वो वहाँ चाय पे रिसर्च कर रहा है और उसने कहीं नेट पर जो है वो, जैसे लोग देखते ही हैं, खोजते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ क्या हो सकता है, ही स्टार्टेड सर्चिंग ऑन नेट एंड देन मुझे कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया कि आपकी लैब में मुझे काम करना है। आई रिफ्यूज्ड कि श्रीलंका से जो है, श्रीलंका से है कि आप जो है ये मैं चाय पे काम नहीं करता, मैं वीट पे काम करता हूँ। उसको इस तरह से मैंने टाल दिया। तो कहता है चाय पे नहीं, मुझे चाय के एक माध्यम है, मुझे आपकी टेक्नोलॉजी पे काम करना है और मुझे आना है। मैंने कहा फेलोशिप लेकर आओ, एंड ही अरेंज्ड ए फेलोशिप। सो जब फेलोशिप मिल गया तो उसके बाद बड़ी व्यवस्था उसमें करनी पड़ती है, वो व्यवस्था की एंड ही गॉट एडमिशन हियर ओवर। सिंस लास्ट 2.5 years he is working for his doctoral program under my guidance in molecular genetics in tea। इसमें शायद डॉक्टर जयदेव भी शामिल है, एक CSIR से शामिल है, एक श्रीलंका से शामिल है। इस तरह से मैंने कमेटी बना रखी है कि जो लोग चाय से संबंधित हैं, ताकि उसका काम हो सके। और बीच में कोविड काल में वो श्रीलंका चला गया, 4-5 दिन उसको दिल्ली रहना पड़ा
आफ्टर दैट देन ही जॉइंड हियर ओवर। मैंने उसको कहा कि कोविड का पूरा अनुसरण करके तभी कैंपस में आना, लेकिन कल से वो फ्री हो गया था कोविड से, जो जिम्मेवारी थी उससे। तो इस तरह से मेरा एक उदाहरण है कि आप अपना बायोडाटा और अपना जो काम है उसको आप नेट पर भी डालिए, उसको आप विकिपीडिया तक लेकर जाइए, उसको आप एडवर्टाइज करिए, ताकि आपके पास क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी आपके पास चीज है, क्या ऐसी शक्ति है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति जो कहीं भी विश्व के कोने पर है, हो सकता है अट्रैक्ट हो। अब आपके पास जैसे ये गद्दी भेड़ बकरियों की हम बात करते हैं, तो हमने सुना है कि जैसे इसका जो यहाँ के शेफर्ड के जो गोट है उसका जो मीट है उसके लिए यूएई में लाइन लगी रहती है और इंतजार रहता है कि उसका वो मीट हमें चाहिए। यहां भी लोगों की ये एक पहचान रहती है, तो उसकी प्रोफाइलिंग, उसका जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है? सिर्फ हिमालय में है। जिसको किसी को रिसर्च उस क्षेत्र में करनी है उसको यहां आना ही होगा। माध्यम हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर। इसी तरह से हमारी शक्ति बनेगी, इसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। कम से कम 10-15 स्टूडेंट जो है वो विकसित देशों के और एडजॉइनिंग कंट्रीज के हमारे विश्वविद्यालय में होने ही चाहिए। उसके लिए अट्रैक्शन पैदा करनी होगी, तभी वो यहां पर आएंगे। ईर्ष्या द्वेष छोड़कर प्रतिस्पर्धा को अपनाना होगा। हमारा छोटे से छोटा कर्मचारी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़े से बड़ा कर्मचारी। मैं इसका भी उदाहरण दे सकता हूं। मेरे साथ कुछ लोग प्लांट ब्रीडिंग में वो अटैच थे, जो जब से मैं नौकरी कर रहा हूं तब से वो मेरे साथ ही है। फील्ड में बैठ करके जब उसको मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग जिसको कहते हैं वो सिखाई, वो इतना माहिर हो गया कि अगर वो 2 दिन छुट्टी चला जाता है हमारा गट्ठा बैठ जाता है। हमारी रिसर्च जो है वो खत्म हो जाती है अगर वो 1 हफ्ता बीमार हो जाए। उसकी सेहत का ख्याल, उसकी नौकरी का ख्याल, उसके भी वेलबींग का ख्याल हमें करना होगा, क्योंकि वो भी एक अटूट अंग है हमारे इस अनुसंधान का, हमारे इस संस्थान का। इसलिए हमें इस दिशा में भी सोचना होगा। क्या आपको विश्वविद्यालय में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? ये आप अपने अंतर्मन से पूछिए। क्या आपको कुछ बदलाव नजर आया? अगर आया और अच्छा लगा जैसे पहले वक्ताओं ने कहा, तो मैंने कोई नया काम नहीं किया। ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पद पर बैठकर ऐसे कार्य करने की। और भी कई अभी कार्य बाकी हैं। इस विश्वविद्यालय को गगनचुंबी तक ले जाने के लिए अभी और शक्ति की जरूरत है। मैंने कहा एक्सेलेरेटर पर पांव हमने रख दिया है, गाड़ी की जिम्मेदारी अब आपकी है। लेट अस क्रिएट मोर वेंचर्स। नए आयाम जोड़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं, नई दिशाएं खोजते हैं। मैं राह दिखाऊंगा। सभी वैज्ञानिकों से एक बार फिर, जो शुरू में मैंने कहा था, प्रति वर्ष एक वैज्ञानिक एक परियोजना, न्यूनतम 10 लाख रुपए से कम ना कोई योजना। इस बार मैं 10 लाख को 20 लाख कर रहा हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सब पर विश्वास। ये जो लास्ट शब्द है विश्वास का, ये विश्वास जो है, मुझे नहीं मालूम कि मुझ पर विश्वास आपको क्यों नहीं था, जबकि मैं इसी प्रणाली से, इसी सिस्टम से असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के यहां तक पहुंचा। मुझे नहीं मालूम कि आपको मुझ पर पिछले 1.25 साल में विश्वास क्यों नहीं था। अब हो गया है या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आप सिर्फ विश्वास करो, बाकी अच्छे काम की आस करो।
मुझे समय चाहिए, हर काम के लिए समय चाहिए। वक्त तो लगता है, हम एकदम छलांग नहीं मार सकते। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। ये धीरे धीरे ही होगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर आप अभी कहें सुबह तक ये कर दो, ऐसा तो नहीं। फिर भी हमने काफी एक्सीलेटर पर पांव जो है रख दिया। आपका साथ चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी चाहिए, आपके पॉजिटिव विचार चाहिए, यही मेरी ताकत बनेगी। आओ मिलकर हम सब अपने काम को काम समझें और अपने काम को काम समझकर इस मातुल्य विश्वविद्यालय की उन्नति की गति को और तेज करें और उन चंद विश्वविद्यालयों में शामिल हो जाएं जिनका केवल राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर पर एक स्थान है और पहचान है। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार।